सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। देखो, आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सारे आज तक के पेपर्स में एक क्वेश्चन ऑक्सो एसिड से रिलेटेड पूछ ही लिया गया होगा। वो कभी आपसे डायरेक्ट ऑक्सो एसिड के एसिड स्ट्रक्चर तो नहीं पूछता है, ऑक्सो एसिड के डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, लेकिन उन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। मतलब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर बॉन्ड की इसके फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है, या इसमें कितने OH प्रेजेंट है, या कितना, इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो जिनको वो स्ट्रक्चर आती होंगी वो उन क्वेश्चन को बना देगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलें, हमको अगर स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएं तो हमारे वो क्वेश्चन सही हो जाने हैं। बात समझ आती ना। तो इसलिए आज हम लोगों का मेन काम यही है कि आज हम ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। करेक्ट। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऑक्सो एसिड एक्चुअली क्या होते हैं। वैसे सब लोग जानते हैं कि जो एसिड्स, जब एसिड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए तो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनके साथ और भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन वगैरह। तो ऑक्सो एसिड फास्फोरस के, हैलोजेंस के या फिर सल्फर के, इन सब की हम बात आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग बात करते हैं पहले फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की। कितने होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। चलिए देखो, हम लोग बात करने वाले हैं फास्फोरस की। अगर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात करोगे आप, तो देखिए सबसे पहले हम जो है पकड़ लेते हैं इसका सबसे पहले वाला, कोई सा भी लिख लो। चलिए पहले लिख लेते हैं H3PO2। करेक्ट। H3PO2 जो आपके पास में ऑक्सो एसिड है, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी। बहुत कहानी सिंपल सी है मेरे दोस्त। वो ये है कि अगर आपके पास में ये फास्फोरस है ना, इसको आपने यहाँ पर बना लिया, और इस फास्फोरस से देखो दो ऑक्सीजन लगे। आप सब जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के, 5 होते हैं ना। 5 बना लिया आपने। 2 ऑक्सीजन में से आपने एक ऑक्सीजन बना लिया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। तो देखो इसका तो ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो गया। सही है। अभी आपके पास क्या बचा है, देखो 2 ऑक्सीजन थे ना, तो एक तो आपने लगा दिया, एक बचा हुआ है। सही है। और आपके पास 3 हाइड्रोजन है। मान लो आपने एक हाइड्रोजन यूं दे दिया, एक हाइड्रोजन ये दे दिया। अब आपके पास बचा है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो आपने एक OH लगा दिया। समझ गए। तो अगर हम लोग इस बात को ऐसे बोलें, वो बात कैसे, देखो कि अगर हमने कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ लिंक हो जाए। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। हमें याद क्या रखना है कि बेसिकली चीज़ क्या है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन्स है ना, उन ऑक्सीजन में से हमारे पास जो फास्फोरस है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनको उनके साथ अरेंज कर देना यार। सिंपल सी कहानी है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। अच्छा, इसका नाम क्या होता है। नाम की अगर बात करी जाए तो आप बोलेंगे हाइपो फास्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सही है। इस तरह से हम लोग इसका नाम भी, हम आगे आपको ये भी बता देंगे कि इसके नाम में हमने हाइपो क्यों वर्ड यूज किया है। बात समझ आती है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट पेशेंस थोड़ा बनाए रखिए। तो ये हमारे पास जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड आया, बात समझ आती है क्या है वो, H3PO2। करेक्ट। नाउ मूव टू सेकेंड टाइप का कौन सा ऑक्सो एसिड है अपने पास, H3PO3। करेक्ट। अब देखो था क्या, हमारे पास में यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, अब हमने एक ऑक्सीजन और यहाँ पर बढ़ गया है हमारे पास में। सही है। अच्छा, तो देखो है क्या एक्चुअली कि आपके पास में तो सेंटर में तो वही फास्फोरस ही था। सही है। आपने डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगाया हुआ था।
आपके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ। देखो अब क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे थे और 2 ऑक्सीजन बचे थे, तो हमने उनका OH बना के लगा दिया, ये बन गया हमारे पास में H3PO3 का एक स्ट्रक्चर, है ना, बस सिंपल सी। तो इस तरह से आप अटैच करते चले जाएंगे। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप बोलेंगे आर्थो, इसका नाम आप बोलेंगे आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरस एसिड। बात समझ आती है। तो इस तरह से हम आपको ये सिखाएंगे आगे कि हमने यहाँ पे आर्थो कब लगाना है, फास्फोरस कब लगाना है, इसकी कहानी ऐसे आप समझेंगे। देखो H3PO2 की कहानी हो गई, H3PO3 की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड वन क्या है, H3PO4, सही है। एक ऑक्सीजन हमने और इंक्रीज किया। अच्छा, एक ऑक्सीजन और इंक्रीज किया, हमारे पास फास्फोरस तो है ही, एक हमने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, सही है। अब क्या है यहाँ पे आपके पास, देखो चार ऑक्सीजन थे, 3 हाइड्रोजन थे। अच्छा सोचो, एक ऑक्सीजन तो हमने लिंक कर दिया इधर, अब 3 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, तो क्या 3 OH हम बना सकते हैं, और 3 OH हम इसके साथ में लिंक कर देंगे। तो 3 OH जो है आप इसके साथ में लिंक कर दो, बस बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इनको बना सकते हैं कि कितने, देखो जितने ऑक्सीजन है ना, या आप ऐसे समझ लो यार, कैसे भी आपको एक ऑक्सीजन तो लगा देना है डबल बॉन्ड के साथ में, बाकियों के साथ जितने OH बन पा रहे हैं OH बना के लगा दो, अगर हाइड्रोजन बच जा रहे हैं तो उतना ही हाइड्रोजन सेपरेट लगा दो, बस सिंपल कहानी। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखेंगे, वो था आर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। एक मिनट, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सही है। इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख पाएंगे और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। चलिए फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो चलिए, अब हमने H3PO2 का बना लिया, H3PO3 का बना लिया, H3PO4 का भी बना लिया। अब हम लोग चलते हैं H4P2O5 एक बना लेते हैं, सही है। इसी के नीचे चलो बना लेंगे एक और, यहीं पे लिख लेते हैं, दैट इज H4P2O6 का एक बना लेते हैं, सही है। और एक यहीं पर H4P2O7 का बनाएंगे, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास में 3 तो देखो ये आ चुके हैं, और हम इनका 1 बाय 1 बनाने वाले हैं। हमारे पास देखो है क्या एक्चुअली, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर 2 फास्फोरस हैं, 2 फास्फोरस हमने बना लिए, सही है। अब है क्या कि 2 जो फास्फोरस है ना, उससे हमें 5 तो हाइड्रोजन लगाने हैं, सॉरी 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, 5 ऑक्सीजन लगाने हैं। अब इसको आप कैसे देख पा रहे हैं कि हमने दोनों फास्फोरस से एक तो लगा दिया, क्या एक तो हमने लगा दिया है ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, सही है। अच्छा, अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन बच गए हैं, 5 ऑक्सीजन थे, 2 तो हमने लगा दिए, तो हमारे पास 3 बच गए ना। अच्छा, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, हाइड्रोजन 4 हैं। तो अब अगर आप इसको ऐसे देखिए, हाँ सही है। अच्छा एक मिनट, H4P2O5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H4P2O5 में हमारे पास 5 ऑक्सीजन थे, 2 हमने लगा दिए, आपके पास 3 ऑक्सीजन बचे हैं। अच्छा, 4 हाइड्रोजन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक हाइड्रोजन हमने इससे लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने इससे लगा दिया, करेक्ट। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे, 2। ऐसा ही आपको बराबर भाई एक ऑक्सीजन दे दिया, एक हाइड्रोजन दे दिया, सही है। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 3 क्या बचे हैं, ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन का देखो, एक तो आप OH लगा सकते हैं, एक OH लगा सकते हैं, हाइड्रोजन चारों बैलेंस हो गया, लेकिन एक ऑक्सीजन बचा है, वो यहाँ पे लिंक करा दो यहाँ, सही है। तो इस तरह देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे ना। कॉमन सेंस मतलब हमने पास 2 फास्फोरस थे, हमने इक्वल स्पीसीज जितनी डिवाइड हो रही थी उतनी डिवाइड कर दी, और जो कॉमन थी ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा एक बच रहा था उसको हमने बीच में डाल दिया, दोनों को अटैच करा दिया, बस हो गया काम। इस तरह से हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को इजीली बना पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है,
एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो क्या एक ऑक्सीजन जो हमारे पास में एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम H के साथ लगा दें, एक OH बना दें, तो एक फास्फोरस के साथ में क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक दो OH बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो P एक हमने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाया दोनों से, क्या किया हमने, OH हमारे पास कुछ इस तरह से, ध्यान से देखो आप, हमने इक्वल डिवाइड कर देना है, बात खत्म। देखो जरा ध्यान से देखो क्या हो गया है यहाँ पर अगर आप चेक कर पाएंगे तो कुछ इस तरह से देखो, हमने क्या किया, एक एक ऑक्सीजन दे दिया, फिर हमने एक इसको OH दिया, एक इसको OH दिया, एक इसको OH दिया, एक इसको OH दिया। इस काम को करने के लिए कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 लग गए, 6 ऑक्सीजन थे आपके पास, 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4। अरे भाई कुछ नहीं करना है, दोनों फास्फोरस को इक्वल सब सिस्टम प्रोवाइड कर दो, ठीक है। और अगर उसके बाद भी बचता है कोई भी ऑक्सीजन तो आप उसको उसके बीच में डाल दिया हमने, ठीक है। इतनी कहानी सिंपल सी है। अच्छा, एक चीज बची हुई थी आपके पास जो है क्या, H4P2O7, सही है। अब देखो यार चीज तो यही है, हमने बोला आपको इसी में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो इसकी स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो इन दोनों फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे। यार बात खत्म हो गई, लो बन गया, सही है। डबल बॉन्ड और एक OH ये, एक OH ये, एक OH ये, एक OH ये, सिस्टम ओवर, सही है। इस तरह से आप फास्फोरस के ऑक्साइड की कहानी को बता सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं ना, इस तरह से आप उनकी स्ट्रक्चर बनाइए, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान सी कहानी है। हमने आपको बता दिया कि अगर 2 फास्फोरस वाला आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप उन दोनों फास्फोरस को जो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उनको इक्वल डिवाइड प्रोवाइड कर दो, और अगर उसके बाद भी बचता है ऑक्सीजन तो दोनों उसके साथ इंसर्ट कर दो, नहीं बचता है तो बात खत्म। इस बात को दिमाग में रखिए, सारे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या है, मान लो आपके पास में एक स्ट्रक्चर और देता हूँ। सपोज आपको अगर आ जाए कि इसका भाई बना के दिखा दो, H3PO5, नाम कोई बताएगा इसका, कमेंट बॉक्स में बता दो। अच्छा इसका नाम देखो, इसकी स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, P 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लिंक कर दिया हमने, 2 OH लगा दिए, सही है। अच्छा तीन हाइड्रोजन है तो 3 OH बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं 3 OH, बट एक ऑक्सीजन हमारे पास बच रहा है, तो और तो कहीं पे दूसरा फास्फोरस होता तो उसके साथ डाल देते, लेकिन अब वो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इस बॉन्ड के बीच में इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, और ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान काम है ये, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और बना करके देखिए, काम तमाम। ये है फास्फोरस के ऑक्साइड की कहानी। अच्छा, अभी आपको हमने एक चीज बोली थी कि यार हम कहाँ पे आर्थो लगा रहे हैं, कहाँ पे मेटा लगा रहे हैं, कहाँ पे पायरो लगा रहे हैं, इसकी कहानी कैसे हमें समझ आएगी, उसकी कहानी आएगी समझ, बस अभी देखो। चलिए इसी पे चलते हैं। देखो एक चीज आप पहले दिमाग में रख लो भाई अपने, वो ये चीज है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अपने ग्रुप के बराबर होती है। अगर 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो +5 ही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सही है। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपाउंड होता है उसको हम बेसिक कंपाउंड बोलेंगे, और उस सिचुएशन में उसको आप डिसाइड कर लीजिए और उसके बेसिस पर ही हम आपको सिखा देंगे। अच्छा, इसकी कहानी कैसे आप रिलेट करेंगे, ध्यान से देखो जरा। मान लो मैं फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की ही नॉमेनक्लेचर करना है, और उसमें आपको ये समझना है कि कौन से ऑक्सो एसिड में जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की होती है, ठीक है। आपको बस यही चीज समझनी है, और अगर ये चीज समझ आ गई ना फिर तो कहानी बहुत आसान कर देते हैं हम आपके लिए। देखो मान लो हमने एक कंपाउंड लिखा जो है H3PO4, करेक्ट। इसमें जरा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो भाई, हाइड्रोजन के +1 होती है, 3 है तो +3, फास्फोरस की X कुछ नहीं पता है आपको, ऑक्सीजन की -2 है ना, और 4 ऑक्सीजन है तो कितनी -8 = 0। ये माइनस के 8 हैं, ये प्लस के 3 हैं, तो कितना -5 = 0, X = +5, करेक्ट। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कितनी है, +5 है, सही, ओके। मतलब ये इसका जो है ना, ये इसका बेसिक कंपाउंड है, ये इसका मेन कंपाउंड है। अच्छा ओके, बस इसी को आपने पकड़ के रखना है। और H3PO4 जब कंपाउंड
कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिस कंपाउंड में पॉसिबल है उस कंपाउंड का नॉर्मल नेम जो क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। इसका क्या नाम आप बोलेंगे, इसका बोलेंगे फास्फोरिक एसिड। सही है। अच्छा, इसके आगे की कहानी को समझ लो। अब इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपने इस बेसिक कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, अगर आपने इसमें से एक ऑक्सीजन को कम किया, अगर आपने इसमें से एक ऑक्सीजन को कम कर दिया, अब एक ऑक्सीजन को कम कर दिया तो बताओ क्या बचेगा, H3PO3 बचेगा। एंड एक ऑक्सीजन को कम कर देने के बाद में जो कंपाउंड बचा करता है मेरे दोस्त, उसके नाम में आप आर्थो लगा देते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। क्या लगा देंगे आप, आर्थो लगा देंगे। इस बात को समझ लो। क्या किया, जो बेसिक कंपाउंड था हमारा उसमें से हमने एक ऑक्सीजन को कम कर दिया, उसमें आप लगाएंगे आर्थो। और अगर आपने जो एक ऑक्सीजन कम किया था उसमें से भी एक ऑक्सीजन को कम कर दिया, उसमें से भी अगर आपने एक ऑक्सीजन को कम कर दिया तो बताओ क्या बचेगा, H3PO2। सही है। और देखो एक ऑक्सीजन को हमने कम कर दिया, अब इसके बाद जो इसका नाम आ जाता है उसमें आप लगा देते हैं हाइपो। क्या लगाते हैं, हाइपो। बात समझ आ रही होगी। इन चीज़ों को आप समझ लो, एक मिनट। इस चीज़ को ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना तो आप समझ जाएंगे कि भाई क्या मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास में बेसिक कंपाउंड था, मतलब जिसमें उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वो उसका बेसिक कंपाउंड है। उसमें से आपने एक ऑक्सीजन को कम किया तो आप उसी में क्या लगा देंगे, आर्थो लगा देंगे। और अगर आपने एक ऑक्सीजन को और कम कर दिया तो क्या लगा देंगे, हाइपो लगा देंगे। बात क्लियर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें हमें समझ आ चुकी हैं, अब चलते हैं आगे। मान लो आपके पास जो कंपाउंड था उसमें आपने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। जब आप एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो अब ये क्या कंपाउंड बनेगा, H3PO5 बनेगा। हमने आपसे पीछे इसका नाम पूछा हुआ भी है एक जगह पे। और ऐसी से जब एक ऑक्सीजन को आप ऐड कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, तो आप उसमें लगा देते हैं पर, ठीक है, क्या लगा देते हैं, पर ऑक्सी। ठीक है। अब इसमें एक हमारे, देखो इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास में यही तो था ना, H3PO5। तो परऑक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए परऑक्सी मोनो परऑक्सी, इसका पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा, परऑक्सी मोनो। और आगे क्या था, फास्फोरिक एसिड। बात समझ आती है ना। तो हमें परऑक्सी कब लगाना है, इस बात को देखिए, परऑक्सी कब लगाना है, जब हमारे पास में जो बेसिक कंपाउंड है उसमें हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या लगाना है, परऑक्सी लगाना है। क्लियर हो रही ना बात। अच्छा, अगर मान लो ऐसा आप नहीं कर रहे हैं और अगर आपने इसकी जगह पे जो हमारे पास बेसिक कंपाउंड था उसमें से आपने एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज करा दिया, अगर आपने एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज करा दिया तो बताओ क्या बनेगा। तो आपके पास अब यहाँ से आपने एक H2 निकाल दिया तो H बचा, PO3 रह जाएगा। सही है, ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। अगर जब भी आप बेसिक कंपाउंड में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं तो जो कंपाउंड आपके पास आया करेगा उसका क्या नाम होगा। अच्छा, एक चीज़ ये, अगर मान लो आपके पास वही जो बेसिक कंपाउंड है ना, उसी में से आपने क्या करा, उसी में से आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए होते। सही है, क्या किया होता, उसमें से आपने अगर एक वाटर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल लिए होते। देखो इसकी कहानी ऐसे समझते हैं, आपने मॉलिक्यूल तो एक ही रिलीज करा वाटर का, आप ऐसे समझ लो इसको, मॉलिक्यूल तो एक ही रिलीज करा, लेकिन H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल से मिलाकर के एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते थे, वैसे तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल H6P2O8 लिख सकते थे, लेकिन इसमें से आपसे कहा जा रहा है एक H2O आप रिलीज करा दो। एक H2O अगर आपने रिलीज करा दिया इससे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H4P2O7, इसी में तो कन्वर्ट होगा। अच्छा, ये वाली कहानी समझनी जरूरी है, इसको समझिए जरा सा। देखो ये जो, यार एक मिनट, हाँ इसको आप समझ लो थोड़ा सा, ये वाली कहानी देखो क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि हमने एक बार क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल बेसिक कंपाउंड में से रिलीज कर दिया, फिर दूसरी बार हमने फिर से एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, लेकिन
अब हमने बेसिक कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल को मिला करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, तो बस यहीं पे डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो जब हम केवल एक मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो उसमें लगाया जाता है पायरो। क्या लगाएंगे आप हमेशा, सॉरी जब 2 मॉलिक्यूल से रिलीज करेंगे तो क्या लगाएंगे, पायरो। उसमें क्या लगा देंगे आप, पायरो वर्ड यूज किया करेंगे, सही है। और जब आप एक ही मॉलिक्यूल से एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे तो आप लिखेंगे मेटा। क्या लगाएंगे, मेटा। अब तो भाई कुछ नहीं बचा है, अब तो आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, बस इतनी सी चीजें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो भाई अपने पास, और ये आपको काम में आने वाली चीज है। एक बार मैं आपको चलो समराइज कर देता हूँ। हमने क्या बोला कि हमारे पास एक बेसिक कंपाउंड था जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसमें आपने एक ऑक्सीजन ऐड किया। तो हमने बोला कि जब एक ऑक्सीजन ऐड किया, एक बार एक ऑक्सीजन कम किया, फिर से एक ऑक्सीजन कम किया, एक बार एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, एक बार 2 मॉलिक्यूल ऐड करके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया, मतलब 2 3 तो 5 कंडीशन बनी है। पांचों के नाम हमने आपको सिखा दिए हैं और आपको अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। देखो ये तो थे हमारे पास फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, सही है। अब हम लोग चलते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। सल्फर के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर की तरफ जब आप इनको देखेंगे तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल कहानी नहीं है, इनका भी बहुत आसान काम है। देखिए मान लो पहला कंपाउंड अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज लिख लो H2SO3, सही। एक मैं चलो और इसी के नीचे ही लिख लेता हूँ, दैट इज H2SO4, सही है। एक और लिख देता हूँ मैं H2 एक मिनट, H2S2O3, ठीक है। चलो इनका पहले तीनों का देखिए 1 बाय 1, फिर आगे और नोट करते हैं। है क्या कहानी, हमारे पास एक सल्फर है, हमारे पास में एक ये सल्फर था, सही है। हमने 3 ऑक्सीजन थे हमारे पास, तो देखो 3 ऑक्सीजन में से एक तो हमारे पास भाई 6 है ना, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। एक OH ये लगा देना है, एक OH ये लगा देना है, करेक्ट। अच्छा एक हमारे पास लोन पेयर पड़ा हो रह जाएगा और एक ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा, बात खत्म यार। लो कितना आसान काम हुआ ये तो, सही है ना। इतना ही तो था, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन लिंक हो गया, एक लोन पेयर की फॉर्म में रह गया, और एक आपके पास में कुछ इस तरह से आपने ये प्रेजेंट करा दो, यहाँ पे कुछ इस तरह से शो कर दो, सही है। अच्छा अब इसी में क्या हुआ, ध्यान से देखना, H2SO4 एक ऑक्सीजन बढ़ गया है भाई। तो अब एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो आपको कहानी समझ आ गई कि जो यहाँ पे आपने लोन पेयर शो किया था ना, यहाँ पे वहाँ पे एक ऑक्सीजन लिंक कर दो कुछ इस तरह से, सही है। और तो कुछ नहीं करना है। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब आपके पास 2 सल्फर आ जा रहे हैं, 2 सल्फर आ जा रहे हैं, सही है। देखो चीज़ ऑलमोस्ट यही वाली है, ध्यान से देखना, चीज़ तो ऑलमोस्ट यही वाली है, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर था ना उसकी जगह पे सल्फर लगा दो, इधर आप एक ऑक्सीजन जो लगा करके रखा था वो लगा ही रखेंगे, और इधर एक OH लगा दो, इधर एक OH लगा दो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना आसान। तो इस तरह से आप जो कंपेयर करके थोड़ा सा दिमाग में अगर रखेंगे ना इनकी कहानी की सीरीज को, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अच्छा चलिए 4th नंबर अगर हम इसके एसिड की देखते हैं, अच्छा इनके नेम वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसका 4th नंबर जो है, 4th नंबर के लिए क्या बोल देंगे, कैसे क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है, नेक्स्ट H2SO5, करेक्ट। इसका हम आपको एक चीज़ बताएं कि जो कॉमन नेम होता है वो कैरोज एसिड बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड, सही है, कैरोज एसिड। अच्छा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सल्फर, और आपके पास इससे 2 OH लगाने, वो तो भाई लगा ही दो फटाफट, सही है। अच्छा 2 OH लगा दिए हमने। अब हमारे दोनों हाइड्रोजन अरेंज हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन अरेंज हो गए हैं, अब 3 ऑक्सीजन बचे हैं। 3 ऑक्सीजन में से आप क्या कर सकते हो, आप इनको तो इधर अटैच करा सकते हो, और देखो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में इसके, तो 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर आ गए, करेक्ट। लेकिन एक ऑक्सीजन आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो शेयरिंग किसके साथ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और उस बॉन्ड में उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इंसर्ट करना पड़ेगा, बात समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह के कंपाउंड में जब एक्स्ट्रा कोई ऑक्सीजन एटम वगैरह बचता है उसको हम अरेंज कर देते हैं इस तरह से। चलिए 5th वन,
अगर मान लो हमने नेक्स्ट एक कंपाउंड लिखा जिसको हम बोल सकते हैं क्या कि H2S2O7, सही है, H2S2O7, H2S2O7, 8 कर लूँ, पहले 7 पे भी आएंगे, पहले अभी हम 8 की बात करते हैं। इसका कॉमन नेम आपको पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, है ना, मार्शल एसिड। अच्छा, 2 सल्फर अब आ गए, लो वही 2 सल्फर बना दो, सही है। देखो 2 ही हाइड्रोजन है, तो इस बात को याद रखना कि OH आप 2 ही बना पाएंगे और एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, सही है। अब आपके पास क्या बचा है, 8 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन आपने यूज कर लिए, 6 ऑक्सीजन बचे हैं। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन इसको देना है, 3 इसको देना है। बात कुछ ऐसी ही समझ आ रही होगी। चलो, एक इसको लगा दो, एक इसको लगा दो, इसके 2 2 4 1 5, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक ऐसा ही आप इधर की करके देख लो, ये हो गया इसका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि आप कुछ इस तरह से अरेंज इसको करेंगे, सही है, ये कहानी है इसकी। क्लियर? तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते चले जाओ, स्ट्रक्चर को बनाते चले जाएंगे, फटाफट ऑटोमेटिक बनता जाएगा। इस तरह से हम लोग सल्फर के जो है इनको देख सकते हैं। एक आपको चलो मैं और बता देता हूँ जी, इसका नाम, इसका क्या है, H2S2O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइथोनिक एसिड। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं भाई, आज स्ट्रक्चर की बात हो रही। 2 सल्फर हैं, सही है, 2 सल्फर बना लिए, 2 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 2 ही OH आप लगा पाएंगे, इस बात को बिल्कुल ना भूलिए। 2 H हैं तो 2 ही OH आप लगा पाएंगे, सही है। अब आपके पास बचा क्या है, 4 ऑक्सीजन बचे हैं। 4 ऑक्सीजन में से आप क्या करोगे, एक इसको पहले लगाओ, एक पहले इसको दो, एक इसको दे दिया, इसके पास अभी देखो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि 5 ही तो बॉन्ड बना है अभी इसने, तो इसको इससे लिंक कर दो, बात खत्म, लो वही बन गया ये तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स ऑक्सो एसिड के बना लिया करते हैं। बस कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी आसान सी कहानी है। एक बार इसको ध्यान से आप देखो वीडियो को और सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जो हैलोजेंस होते हैं ना, क्वेश्चन कई बार मेरे दोस्त पूछा गया है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनके ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कई बार पूछा है आपसे, तो उनका आपको किसी भी एसिड की, फिलहाल हम एग्जांपल हैलोजन एसिड के, ऑक्सो एसिड की लेते हैं, आप हर जगह इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो देखो, अगर हम इस चीज़ को आपको बताएं तो आप इसको समझने के लिए कुछ पहले ऐसे देखो। मान लो हमने एसिड लिखे HOCl लिख सकते हैं आप, HOClO2, सही है, एंड HOClO3, करेक्ट। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी अरेंज करके दे देगा, HOCl, इन दोनों को एक साथ लिख देगा, HClO2, HClO3, ऐसे भी ये आपको दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीज़ एक ही है। ये अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देख लेना। ये हैलोजन के इसने ऑक्सो एसिड आपको दे दिए और बोलेगा कि भाई ये देखो, ये बताओ हमें कि जो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कभी भी चेक करना है ना, तो आप उनके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकाल लो। और ऑक्सीडेशन नंबर पहले चलो हम आपको बताते हैं, देखो पहले भी हमने बताया हुआ है फिलहाल। देखो इसका कितना, इसका +1 और इसका -2, बोलो, तो इसका +1, इसका -2, तो -1 हुआ ना, और ये जब उधर जाएगा तो इसका +1 हो जाएगा। वैसे भी आप देखो, हमने आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया था, तो ऑल ओवर मॉलिक्यूल का कितना 0 होना चाहिए, तो इसका +1, इसका -2, -1 बचा तो इस पर +1 आना चाहिए, तभी तो 0 होगा। इसका +1, इसका -2, इसका -2, तो बताओ -2 कितना, -4, इसका कितना +1, तो कितना हो गया -3, तो इसका मतलब इस पे कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, +1 इस पे,
-2 -4 यहाँ से मिलेगा कि नहीं, तो -4 -2 -6 और इसका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इस पे कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सही है, +1 -2 एंड अब बताओ इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का -6। सही है, -6 प्लस -2 कितना, -8 हो जाएगा, और +1 कितना, कितना हो जाएगा, 8 और 2 -8 और 1 -7 और इसका तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। सही है, ये देखो हमने इनकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लिए हैं। तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा रहेगी और रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जब भी आप इनके ऑक्सो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो, उस सिचुएशन में जो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे वैसे इंक्रीज करेगी। इस बात को समझ लो। इसका मतलब ऑर्डर क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया। बस क्वेश्चन आपका क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट की जरूरत नहीं आनी चाहिए। सही है, तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो आई होप आपको ऑक्सो एसिड से रिलेटेड कोई अब स्ट्रक्चर रिलेटेड, अब देखो क्वेश्चन आपसे आपको एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, वो आप बता देंगे। दूसरा हम एक बार इधर आपको पीछे लेके चलते हैं। आपसे वो बोल देगा कि आपने बोल दिया कि H3PO2 में बताओ कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप बता दो भाई एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। सही है, अच्छा आपको बोल दिया H3PO3 में बताओ कितने OH ग्रुप हैं, 2 हैं, मतलब ये क्या हो गया, डाइबेसिक हो गया, वो मोनोबेसिक हो गया, इसका मतलब यही है। अच्छा H3PO4 में कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं, ट्राइबेसिक हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद H4P2O5 में क्या है, इन कितने OH ग्रुप किस में प्रेजेंट है, या फिर जैसे मान लो ये कंपाउंड ये 2 फास्फोरस वाले आ गए, तो 2 फास्फोरस वालों में हमसे ये भी पूछ लेता है कि P बॉन्ड P मतलब P बॉन्ड P से P कितने डायरेक्ट लिंक है, क्या किसमें लिंक है, P से P डायरेक्ट किसमें लिंक है, जैसे इसमें डायरेक्ट लिंकेज नहीं है जबकि इसमें डायरेक्ट लिंकेज है। मतलब वो यार कुछ भी आपसे पूछ सकता है इन स्ट्रक्चर से, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, या कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, या कितने बॉन्ड, कौन से बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, क्या है कि मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इस बात को आप समझ लो, और ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ गई ना, फिर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है शायद होगा भी नहीं। आप इसको ध्यान से देखिए, सीखिए, और ठीक है सीखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।